हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में कहानी क्या होने वाली है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, सारी चीजों को एक बार समेटते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती है, प्रिंट का क्या सफर रहता है पूरा, चाइना से जापान, जापान से यूरोप, यूरोप में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और फिर वो वर्ल्ड में स्प्रेड होती है। यूरोप में भी स्पेसिफिकली जैसे मार्को पोलो ने तो टेक्निक लेके गए, फिर उसको इन्वेंट किया जोहान गुटेनबर्ग ने, तो वो सारा सब कुछ हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में मैं आपको जहां पार्ट 1 में छोड़ के आया था वहां से कनेक्ट करवाता हूं। तो उतना सब कुछ पढ़ने के बाद में पार्ट 2 में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे किस चीज से, कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो मतलब प्रिंट के एवोल्यूशन के बाद में अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। व्हाट आई मीन टू से कि जिस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रिंटिंग टेक्निक्स इंप्रूव होते चलेगी, तो उन प्रिंटिंग टेक्निक्स के इंप्रूवमेंट से उसका इंपैक्ट क्या होगा कि अब यूरोप में और इंडिया में चारों तरफ प्रिंटेड मटेरियल जो होगा, तो वो प्रिंटेड मटेरियल एक तरह से उसकी बाढ़ आ जाएगी, बुक्स आ जाएंगी और बुक्स का सोसाइटी पे, लाइफ पे, रिलीजियस लाइफ पे, लोगों की पर्सनल लाइफ पे, विमेन पे, चिल्ड्रन पे, इन सारे सेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अब हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे। तो अगेन पार्ट 2 पार्ट 3 में इस तरह से समझेंगे। तो पार्ट 2 में मैं जो आपको बताने वाला हूं तो वो स्पेसिफिकली यूरोप की कहानी बताऊंगा कि यूरोप में क्या इंपैक्ट हुआ प्रिंट का, ये कहानी रहेगी। समझ गए यहां तक? तो हियर वी गो, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। द वर्ड हियर इज प्रिंट रेवोल्यूशन। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने जो चैप्टर में पढ़ा है तो आपने वही देखा कि इवॉल्व कैसे होती है टेक्नोलॉजी। अब उस टेक्नोलॉजी के एकदम इवॉल्व हो जाने के बाद मतलब टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ गई है, टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ गई है, टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ जाने के बाद में मतलब प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो अपने फुल फॉर्म में आ गई है, उसके बाद में प्रिंटिंग टेक्निक ने क्या रेवोल्यूशन लाई दुनिया में। तो यहां पे स्पेसिफिकली हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, पहले यूरोप के पर्सपेक्टिव से पढ़ते। जैसे आपको ध्यान हो तो हमने सभी चैप्टर्स में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर लो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यूरोपियन पर्सपेक्टिव देखा है। तो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखें तो द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कुछ भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन सीमित था, रशियन रेवोल्यूशन तक ठीक था, लेकिन प्रिंट रेवोल्यूशन, तो प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्निक के बेस्ट फॉर्म में आ जाने के बाद में उसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अब इसे प्रिंट रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? मतलब कोई राजा वाजा के किले पे हमला कर दिया था क्या बुक्स ने? प्रिंट रेवोल्यूशन क्यों है? तो देखो, तो इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। रेवोल्यूशन क्या है? क्रांति। क्रांति कहां है? क्रांति जरूरी नहीं कि बस आपको राजा को गिराना है तो ही लाना है, क्रांति हर क्षेत्र में जरूरी है। तो वैसे ही क्या देख रहे हो आप कि प्रिंटिंग जो पूरी की पूरी जो पूरा प्रिंट कल्चर चैप्टर है आपका, वो यही बताता है कि कैसे प्रिंटिंग वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि जब प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, प्रिंटेड टेक्निक्स ग्रो कर गई ना, तो उसके चलते क्या है, लोगों का जीवन बदल गया। उसके चलते लोगों का जीवन बदल गया, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप्स टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इनिशियली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स वर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बहुत सीमित थी और रुकी हुई थी, बहुत आसानी से ज्ञान नहीं मिल पाता था। लेकिन क्या होता है कि जब बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हुई, जैसे सोशल मीडिया भी आप क्या कहोगे, जैसे एक तरह से देखें ना तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट ने भी एक रेवोल्यूशन लाया है। कैसा रेवोल्यूशन लाया इंटरनेट ने? तो अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप समझोगे तो इंटरनेट के रेवोल्यूशन से लोगों में कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन का फ्लो, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कितनी आसान हो गई है। तो वैसे ही शुरुआत में प्रिंट को रेवोल्यूशन से क्यों जोड़ा जा रहा है? व्हाई प्रिंट रेवोल्यूशन इज बीइंग रेफर्ड ओवर हियर? क्योंकि लोगों का जो नॉलेज के साथ में, जानकारी के साथ में रिश्ता था वो बहुत ज्यादा बदल गया। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन, लोगों का सोचना समझने का तरीका बदल गया। इट ओपन्ड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसी के चलते आपको देखने को मिल रहा है कि इस पूरे इवेंट को, इस पूरे इंसिडेंट को क्या कहा जा रहा है? प्रिंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। प्रिंट रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जा रहा है। समझे कि क्यों प्रिंट रेवोल्यूशन? तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो इंपैक्ट क्या रहा देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना कि प्रिंटिंग टेक्निक्स के इंप्रूव हो जाने से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है। हेडिंग क्या? अगला टॉपिक जो है आपका, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ये नई रीडिंग पब्लिक कहां से आती है? पहले क्या था? पढ़ना, अकेले में बैठ के आपके पास एक किताब हो, जैसे आज तो आप उस चीज से रोते हैं कि किताब दे दी, अब बैठ के पढ़ना पड़ रहा अकेले।
ठीक है, तभी तो आप वीडियो देखते हो। लेकिन पहले ऐसा था कि अकेले में बैठ के पढ़ना वाज अ लीजर एक्टिविटी, ठीक है, वो एक तरह का एक लीजर होता था, एक तरह का आप क्या देख रहे हो कि बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपके पास बुक है और आप बुक पढ़ पा रहे हो आपके सामने, ठीक है। पहले लोगों को पढ़ते ही नहीं आता था, बुक्स बहुत महंगी होती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रिंट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा, प्रिंट रेवोल्यूशन इन द सेंस कि जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्निक्स इंप्रूव होते चलेगी, बुक्स इजीली अवेलेबल होते चलेगी, तो न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होने लगी। पहले ये लोग पढ़ नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि पहले जो आम जनता जनार्दन थी वो सिर्फ सुनने में विश्वास रखती थी, क्यों? क्योंकि पढ़ते आता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे समझना सबसे पहले क्या है कि न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हो रही है। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस ग्रो करते चलेगी, तो न्यू रीडिंग पब्लिक स्टार्टेड ग्रोइंग, ठीक है। इसका इंपैक्ट ये हो गया कि अब बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस है, तो बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस है, बुक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लड होगी, ठीक है। बुक बहुत ज्यादा क्या होने लगेगी, पाइलअप्स होने लगेंगी मार्केट में। अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस क्या है, बड़ा पाव तो बनाएगी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस आपको क्या बना के देंगी, बुक्स बना के देंगी। तो बहुत सारी बुक्स आने लगी, ठीक है, बुक्स आने लगी। और दूसरी चीज क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, पहले स्मार्टफोन वाज समथिंग वेरी लग्जरियस थिंग, ठीक है। स्मार्टफोन ऐसा होता था कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि महंगे आते थे और लोगों का इनकम लेवल भी नहीं था। दूसरी चीज क्या हुई कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, कंपटीशन बड़ा मार्केट में, तो मोबाइल्स की कीमत कम होते चले गई, ठीक है। आज बहुत से बहुत महंगा भी फोन आता है और बहुत सस्ता फोन भी आता है, 6-7 हजार में भी इंसान को फोन मिल जाता है, ठीक। तो वो आपको आइडिया ग्रैस्प करना पड़ेगा यहां से, क्या कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस ग्रो करते चलेगी, कंपटीशन बढ़ा, ये सारी चीजें, लोग डिमांड करने लगे कि हमें किताबें पढ़ना है, फाइन। तो उसके चलते क्या होने लगा कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स जो पहले वेलम पे लिखी जाती थी, ये सारी चीजें अब उनकी कीमत कम होने लगी। कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। अब जैसे जोहान गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग टेक्निक को और इंप्रूव कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट नॉन मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग बुक आल्सो केम डाउन, मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। अब बहुत सारी बुक्स फटाफट प्रोड्यूस की जा सकती थी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, तो अब लोग क्या है, बुक से घर तो बनाएंगे नहीं कि ईंट की जगह बुक इस्तेमाल करने लगे, लोग बुक खरीदेंगे तो पढ़ेंगे, दिखती बात है। तो इस सेंस में एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही है। लेकिन और भी चीजें देखो, तो बुक्स के आने से रीडिंग पब्लिक भी नो डाउट इंक्रीज हुआ है, रीडिंग पब्लिक भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने वाले लोग भी बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहां पे आपको क्या एक नया कल्चर से डेवलप होते देखने को मिलेगा, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इमर्ज ओवर हियर, ठीक है। यहां पे आपको एक नया कल्चर पूरा कि आप लोग फॉर एग्जांपल सेल्फ ग्रोथ के लिए आज पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय पे क्या है कि जैसे टाइम पास नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो टाइम पास के लिए दूसरी चीज करते हैं, लेकिन उस समय पे पढ़ने के लिए लोग क्या करते थे, मतलब टाइम पास के लिए लोग पढ़ते थे। तो इस तरह से न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स, कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। पहले रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स मतलब क्या है कि जो सोसाइटी के अपर कास्ट सेक्शन हो गया, मतलब अपर कास्ट सेक्शन हो गया, या फिर एक अपर स्ट्रेटा हो गया, जो कि क्या है, जो कि थोड़ा पैसे वाला है, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, तो उस कारण से क्या है वो पढ़ लिख पाए, शिक्षा ग्रहण कर पाए, तो उन्हें पढ़ना आता था। अब बुक आ गई तो वही बात है, जैसे हम छोटे थे नर्सरी में, केजी 1 में, तो तब तो पढ़ते नहीं आता, लेकिन तो भी पेज तो पलट ही लेते थे। लेकिन बुक का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसमें जो लिखा है वो पढ़ा जाए, चित्र ना देखें बस हम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी कि इनिशियली क्या है, इनिशियली सभी लोगों को पढ़ते नहीं आता था, लेकिन जब ये प्रिंट रेवोल्यूशन वाली चीज हो रही थी पूरी की पूरी, बहुत ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आ रहा था, ठीक है, तब आपको क्या देखने को मिलता था कि रीडिंग जो थी, तो रीडिंग वाज नॉट द कप ऑफ एवरीवन्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट, ठीक है, एलाइट्स तक ही रीडिंग रिस्ट्रिक्टेड था। कॉमन पीपल, जो आम जनता जनार्दन थी ना, दे लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, वो एक ओरल कल्चर के वर्ल्ड में रहते थे, जहां पे जिन्हें पढ़ते आता था वो पढ़ के सुना देते थे, ये लोग कान से ऐसे सुन लेते थे, ताली बजा देते थे, बढ़िया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर। और फिर दूसरी चीज ये भी थी कि बुक्स महंगी भी होती थी, और उसके साथ साथ में जब प्रिंट रेवोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं होती थी। ये मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूं, फिर लिमिटेशन के बाद मैं ये बताऊंगा कि प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ, कैसे हुआ, क्लियर है। तो हमने ये देखा क्या कि न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हो रही है। तो जब बुक्स आई, बुक्स के आने से बहुत सारे नए नए लोग जो थे डिमांड करने लगे बुक को, बुक सस्ती हो गई, बुक आसानी से प्रिंट की जा सकती। लेकिन बुक पहले क्या स्थिति थी, उसके पहले ये स्थिति थी कि लोगों के पास में हर इंसान, मतलब ऐसा नहीं था पोजीशन में कि वो बुक्स को खरीद पाए। हर इंसान खरीद भी लेगा तो क्या करेगा बुक का, क्योंकि पढ़ते नहीं आता था। रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स, देयर वाज द ओरल कल्चर एसोसिएटेड विद बुक्स, स्टोरीज एंड ऑल।
तो यहाँ पे क्या है कि ओरल कल्चर था कि जिसको पढ़ते आता था वो पढ़ देता था, बाकी लोग क्या करते थे, कान लगा के सुन लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी और पहले बुक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती थी। लेकिन फिर प्रिंट रेवोल्यूशन हैपेंड, तो प्रिंट रेवोल्यूशन मैंने वही बताया कि बुक की कॉस्ट कम हो जाना, बुक बहुत ज्यादा नंबर्स में आ जाना, बुक्स फ्लडेड द मार्केट, जो इधर हमने देखा। ठीक है, बुक्स फ्लडेड द मार्केट, तो नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब क्या कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किताबें पहुंच सकती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग किताबों तक पहुंच सकते थे। तो इसके चलते जो कल्चर, ओरल कल्चर था ना, जो हियरिंग पब्लिक थी, जो सिर्फ सुनते ही थे, क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें पढ़ते नहीं आता था और दूसरी चीज किताबें महंगी होती थी। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब किताबें सस्ती हो गई है, स्लोली एंड ग्रेजुअली विथ टाइम लिटरेसी रेट इंप्रूव ही हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो अब वो हियरिंग पब्लिक जो थी ना, जो सिर्फ सुनते थे लोग, ठीक है, वो लोग अब पढ़ना भी शुरू कर रहे थे। पढ़ना शुरू कर रहे थे, दिखती बात है, तो टू वे रिलेशन है कि वो पढ़ने के लिए ज्यादा ज्यादा बुक डिमांड करेंगे और बुक्स आ रही थी, इस कारण वो पढ़ना शुरू कर रहे थे। समझ में आया? तो इस तरह से क्या हुआ, प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, या फिर कह सकते हो कि प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ। अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि दैट हियरिंग पब्लिक, ठीक है, वॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द रीडिंग पब्लिक। अब वो हियरिंग पब्लिक जो सुनते थे किताबें बस, अब वो पढ़ने लगे, वो रीडिंग पब्लिक की कैटेगरी में जाने लगे। बट क्या कि ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था, इस ट्रांजिशन में भी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी इस ट्रांजिशन में? देखो, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक वाज नॉट सो सिंपल। ये इतना आसान नहीं था कि बस रातों रात क्या लोग रीडिंग पब्लिक से हियरिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम मतलब हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ट्रांजिशन फ्रॉम हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक वाज नॉट सो सिंपल। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? सवाल यही बन जाएगा कि व्हाट वर द चैलेंजेस इन द ट्रांजिशन फ्रॉम हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, मैंने आपको 1000 बार बताया, एक बार और बता रहा हूं कि सवाल जो होता है, सवाल क्या होता है, बहरूपिया होता है। आपको वो किसी भी फॉर्म में आएगा, आपको कंटेक्स्ट पकड़ना होगा कि हाँ कहना क्या चाहता है, और वो जो कहना चाहता है आपको उसी के कंटेक्स्ट में आंसर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक वाज नॉट सो सिंपल। देयर वर प्रॉब्लम्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? बुक्स कुड बी read only by literate and the rate of literacy in most European countries were very low। तो बुक्स तो आ गई थी, मैंने वही बोला, तो बुक में चित्र ही देखते थे लोग, क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, नो डाउट विद द कमिंग अप ऑफ बुक्स मेनी पीपल स्टार्टेड रीडिंग देम, लोग लिटरेट होने लगे, लोगों मतलब लिटरेसी लेवल बढ़ रहा था, लेकिन स्टिल देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु वाज इलिटरेट। जो लोग इलिटरेट थे, इस कारण से क्या वो पढ़ ही नहीं पाते थे। तो ये जो ट्रांजिशन हमें हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक की तरफ ले जाना, तो उसमें एक चैलेंज ये था कि एक बड़ा सेक्शन ये था जो आज भी सुनना ही पसंद करता था, क्यों? क्योंकि पढ़ते आता ही नहीं था उन्हें। समझ रहे हो, वो चीज है। अब पब्लिशर्स के सामने एक बड़ी समस्या थी। क्या? पब्लिशर्स के सामने एक बड़ी समस्या थी कि जब तक लोग पढ़ना नहीं सीखेंगे तो हमारी किताबों की डिमांड और नहीं बढ़ेगी। दिखती बात है ना, लोग गाड़ी चलाना सीखेंगे तभी तो गाड़ी खरीदेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई चैप्टर में कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि लोगों को जब तक जरूरत नहीं होगी तो लोग इन्वेंट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जरूरत पड़ी बुक पब्लिशर्स को कि भाई साहब कैसे काम किया जाए। ठीक है, कैसे काम किया जाए इन द सेंस कि सामान कैसे बेचा जाए, डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो बुक पब्लिशर्स ने क्या करा, प्रिंटर्स वगैरह जो थे, बुक पब्लिशर्स जो थे, तो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलाड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। बैलाड्स, ठीक है, बैलाड्स हो गया, फोक टेल्स हो गया। बैलाड्स मतलब क्या कि लोकल हिस्टोरिकल टेल्स जो रहती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या कि आप आज जाएंगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको किसी जैसे कोई ट्राइबल स्टेट में जाओगे तो वहां किसी ट्राइबल लीडर की क्या है, कोई कहानियां वगैरह है। जैसे आप राजस्थान गए तो महाराणा प्रताप की जैसे कहानियां दिख जाएगी। आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपको क्या कहानियां जानने को मिल जाएगी, तो महाराजा छत्रपति शिवाजी जो थे, ठीक है, और उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी कोई ना कोई लोकल फोक टेल्स कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो अब इन कहानियों को क्या है कि इन कहानियों को एक आम इंसान जो कि शायद पढ़ा लिखा ना भी हो, जिसे पढ़ते ना आता हो, लेकिन वो फोटोज देख के उन सारी चीजों से एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हुआ कि प्रिंटर्स जो थे ना, तो जो बुक पब्लिशर्स थे, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग ऑल सच कंटेंट। ठीक है, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग ऑल सच कंटेंट विथ वेरी डेकोरेटिव इलस्ट्रेशंस। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती थी, कार्टून्स टाइप से, उस तरह से उनको फोटोज वगैरह लगा के बनाया जाता है कि आदमी पढ़ते ना भी आए। वही तो होता है। अच्छा देखो, लॉजिक समझो, आप जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं, आप जैसे 9th 10th में आगे 11th 12th में जाओगे तो और तरसोगे उस चीज के लिए, क्या कि बुक्स में पिक्चर नहीं होते हैं, लाइन ही लाइन है, बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो। लेकिन आप छोटी क्लास में थे जब, कभी सोचना ऐसा, जब आप कभी छोटी क्लास में थे, जब आपको पढ़ते नहीं आता था, तब क्या तो कलरफुल कलरफुल पिक्चर्स देते थे बुक्स में। क्यों देते थे? उसके पीछे का कारण है कि आप
चाहे आपको पढ़ते ना आता हो, चाहे ए ऊ बी बी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि उन पिक्चर्स को देख के आप कनेक्ट कर पाते थे जब छोटे थे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि पब्लिशर्स ने फिर क्या किया, उस तरह की बुक्स पब्लिश करी जहां पे पिक्चर्स वगैरह होती थी, सो दैट हियरिंग पब्लिक, जो हियरिंग पब्लिक वाला सेक्शन था, जो किताबें सिर्फ सुन पाते थे, वो भी इंटरेस्ट ले कि किताब पढ़ते नहीं आएगा तो क्या होगा, चित्र ही देख लेंगे, ठीक है, उस टाइप से बुक्स को खरीदे। These were then sung and recited at gatherings in village and in taverns in towns, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसी बुक्स वगैरह ऐसी बनाई जाती थी कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे पिक्चर्स के साथ। दूसरी चीज क्या है कि अब हियरिंग पब्लिक के लिए आपको क्या करना होगा कि बुक्स जो है ना, तो वही वाली बात है, बुक अब लोग घर में बैठ के अकेले में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स को क्या किया जाता था, बुक्स को पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह जो होती थी वहां पे उन्हें, जैसे अगर मान लो कोई कविता है लिखी हुई तो उसको गा के सुनाया जाता था, ठीक है, या फिर बुक्स वर रेड अलाउड, ठीक है, तो बहुत तेजी से पढ़ के सुनाया जाता था ताकि जनता जनार्दन बैठी हो। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मम्मियां लोग बहुत सारी वो भी करती है ना, कुछ कुछ व्रत, तो उन व्रत में महालक्ष्मी का व्रत है तो जैसे पोथी पढ़ी जाती है, तो उसमें क्या है, वो एक तरह का मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मतलब कनेक्ट करवा रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल को इस पर्सपेक्टिव से लेना, उसको कनेक्ट करवा रहा हूँ कि कैसे रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक कनेक्ट होती थी कि एक इंसान किताब पढ़ देता था, बाकी सब सुन लेते थे कि हमने भी कथा सुन ली है, ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे जैसे टैवरेंस मतलब क्या है, तो टैवरेंस का मतलब ये है कि आज के जो मॉडर्न डे पब्स हो गए आपके, ठीक है, तो उस तरह से जहां लोग इकट्ठे हो सके, बैठ सके, खा सके, पी सके, और उस तरह से क्या है, ऐसी जगह पे जहां पे पब्लिक गैदरिंग्स होती हो तो वहां पे किताबें पढ़ के सुनाई जाती थी। प्रिंट वाज ट्रांसमिटेड ओरली एंड द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। तो हो क्या रहा है, जो एक प्रॉब्लम थी क्या कि ये जो ट्रांजिशन करवाना आपको कि हियरिंग पब्लिक को रीडिंग पब्लिक बनाना है, तो ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं हुआ। इलिटरेसी वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन दैट ट्रांजिशन, लेकिन इलिटरेसी के बावजूद भी क्या है कि हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक को इंटरमिंगल किया जाता था, जहां पे प्रिंट वाज ट्रांसमिटेड ओरली। समझ में आया, प्रिंट वाज ट्रांसमिटेड ओरली। तो दिस वाज अबाउट प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन टुक प्लेस, रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक के भी, हाउ द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक वाज ब्रिज्ड, ठीक है, कैसे उनको ब्रिज किया जाता था। सवाल किसी भी कंटेक्स्ट में आए, अगेन सवाल बहरूपिया होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि वो किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है, टॉपिक जो है चैप्टर्स के अंदर में वो किस टॉपिक से उठ के आ रहा है, और आपको वहां से कनेक्ट करके फिर आंसर बनाना रहेगा, समझ गए। तो ये चीज हो गई है। उसके बाद में अब क्या है, तो अब रेवोल्यूशन है, क्रांति है, तो वो तो हर कोने तक जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रिंट रेवोल्यूशन में आपको, प्रिंट रेवोल्यूशन में ये चीज देखने को मिलती है कि जो रीडिंग पब्लिक है, हियरिंग पब्लिक है, ये रीडिंग पब्लिक हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल होते देखने को मिल रही है आपको। एक न्यू रीडिंग पब्लिक आपको इमर्ज होते देखने को मिल रही थी। वहीं पे जो प्रिंट रेवोल्यूशन हो रहा है ना, तो इस प्रिंट रेवोल्यूशन का जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, प्रिंट मेन हेडिंग क्या है, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो इंपैक्ट जो अलग अलग डोमेन में जा रहा है, अलग अलग डोमेन में जा रहा है। तो एक डोमेन क्या है, एक डोमेन है रिलीजन, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट के आने से धर्म जो है, धर्म के जो क्षेत्र है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कैसे क्या, वो मैं आपको इस टॉपिक पे समझाता हूं। हाँ देखो क्या है, रिलीजन नहीं आएगा, रिलीजियस आएगा, ठीक है, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। फियर ऑफ प्रिंट, रिलीजियस डिबेट्स क्या है, टॉपिक क्या है, कनेक्ट करो। देखो यहाँ पे तो अब क्या हो रहा है ना, जब प्रिंटेड मटेरियल बहुत ज्यादा आने लगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया भी था क्या कि इनिशियली हर चीज को धर्म से जोड़ा जाता है। तो अब जब प्रिंटेड मटेरियल आया, तो जैसे आप देखेंगे बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा भी एक रिलीजियस बुक थी, बाइबल, प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहली बुक्स भी बाइबल वगैरह प्रिंट की गई। तो देखते बात है कि प्रिंट का एसोसिएशन या फिर प्रिंट का इंपैक्ट रिलीजियस डोमेन में आया ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज दैट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब जैसे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में क्या है, कोई भी सेल्फी कैमरा चालू करके कुछ भी अल्ल बल्ल बोलना चालू करता है, और वो मतलब अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि वो शायद दूसरों को भी हर्ट कर दे। लेकिन अब क्योंकि उसके पास वो मीडिया है, वो चैनल है, वो सोर्स है, वो विंडो है, जहां से वो क्या कर रहा है, जहां से वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पा रहा है, ठीक है। कुछ भी बोल रहा होगा, लेकिन लोग तो देख रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस चीज से, मानते हो उस चीज को। वैसे अगर आप यहां देखोगे, तो जब प्रिंट इनिशियली आया होगा, तो सोशल मीडिया तो आजकल क्या है कि आप इंसान के वीडियो को, ऑडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन उस समय पे एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपने विचार पहुंचाने के लिए आपको उस इंसान से खुद मिलना पड़ता था। अब प्रिंट जैसी चीज जब आ गई, तो अब क्या है कि अब मेरे विचार में लिख दूंगा और सर्कुलेट हो जाएंगे, वो जो पढ़ेगा वो मेरे विचार समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का उस टाइम का सोशल मीडिया रेवोल्यूशन ही था कि नहीं था।
तो अब अगर आप देखोगे यहां पे, तो अब टॉपिक्स को कनेक्ट करना है कि कैसे रिलीजियस डिबेट्स का एटमॉस्फेयर बनता है प्रिंट के चलते, कैसे डर पैदा होता है प्रिंट के चलते, वो टॉपिक कनेक्ट करना। समझ गए ना? तो अब क्या देखो यहां पे, तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। पैरेलल टू दिस, ये दो लाइन जब बनी रहती है ना स्लाइड में, समझ जाना, पैरेलल टू दिस। अब प्रिंट ने वो पॉसिबिलिटी तो क्रिएट कर दी है कि दूर दूर तक बहुत सारे लोगों तक हम अपने विचारों को पहुंचा पाए, लेकिन उसी के पैरेलल में आपको क्या देखने को मिलता है, इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। सोशल मीडिया का अच्छा ये है क्या कि जैसे अब यूट्यूब है, तो यूट्यूब से आप पढ़ पा रहे हो घर बैठे, है कि नहीं? तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। तो वही प्रिंट में भी था कि प्रिंट ने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी कि वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है, डिबेट डिस्कशन हो सकता है, लोगों को अलग अलग विचार जानने को मिल सकते हैं घर बैठे बैठे। बहुत बढ़िया है, क्लियर है। लेकिन उसी के पैरेलल में ये भी हो रहा है कि अगर मान लो वही सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप पढ़ भी रहे हो और यूट्यूब पे वही शॉर्ट्स भी आते हैं, ठीक है, नाचते गाते वो डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्लियर। तो उसी के पैरेलल में ये भी हो रहा था कि जो लोग उस समय की स्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज के अगेंस्ट सोचते थे या फिर कोई गलत भी सोचते थे, अच्छा भी सोचते थे, वो भी अपने आइडियाज क्या कर सकते थे, सर्कुलेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट यहां पे जितना बेनिफिशियल था आइडियाज को सर्कुलेट करने में, उतना ही क्या था, उतना ही डेंजरस भी था। जो स्टैब्लिश अथॉरिटीज वगैरह थी उनके पोजीशन में डेंट लगाने के लिए, ठीक है, उनकी पोजीशन को हिला देने के लिए। तो उसी के चलते क्या है, आप जैसे देखोगे तो इस प्रिंट रेवोल्यूशन से हर इंसान एक रूप से सहमत नहीं था। हर इंसान को ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थी उन्हें यह डर लगता था कि अब तो लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पे वही जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी थी, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट। तो फियर ऑफ प्रिंट क्या है समझ में आया। प्रिंट रिलीजियस डिबेट्स कैसे स्टार्ट हुई समझ में आया। एक बार नहीं आया तो फिर से समराइज करके देता हूं क्या, कि रिलीजियस डिबेट्स ऐसे कि अब क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल आ गया मार्केट में, प्रिंटिंग बहुत आसान थी, तो मैं जो सोचता हूं वो मैं लिख के लोगों तक, वाइड मासेस तक सर्कुलेट कर सकता हूं, पहली चीज। लेकिन इसी के पैरेलल में क्या है कि मैं अगर ये सोचता हूं कि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तो अब मैं क्या है उनके अगेंस्ट में भी लिख सकता हूं। तो हर इंसान ने प्रिंट को उतने होल हार्टेडली वेलकम नहीं किया। देयर वर फियर्स आल्सो अबाउट द प्रिंट, ठीक है। क्या फियर था कि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थी, जैसे चर्च थे, मोनार्क्स थे, उन्हें लगता था यार हमारे अगेंस्ट में लोग ना लिख दे। अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करो क्लास 9 से, जैसे रूजो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, ये सारे फिलोसोफर्स के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है। इन्होंने जब दे पन्ने पे लिखना शुरू किया, बताया कि मोनार्की एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है वो नहीं होना चाहिए, तो मोनार्क की तो पूरी की पूरी क्या है, सिंहासन हिल गई ना। तो वही केस यहां पे है, वही केस यहां पे है कि नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक, ठीक है, एंड दोज हु डिड also had fear about it। समझ में आया ना क्या कहानी है। तो जैसे अगर आप देखोगे, आई होप आप समझ पा रहे हो डर क्या है। मतलब यहां पे डर से क्या तात्पर्य है कि लोगों को डर था कि यार एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज के अगेंस्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फियर एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंट। व्हाई मेनी पीपल वर फियरफुल अबाउट द प्रिंट, व्हाट वाज द फियर व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंट। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन केम विद अ फियर अगेंस्ट प्रिंट। तो किसी भी सेंस में क्वेश्चन बने, ध्यान रखो क्या है। तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, मोनार्क्स थे और बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट थे ना, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट एंड मटेरियल, ठीक है। वो इस चीज से बड़े एप्रीहेंसिव थे कि बहुत आसानी से जब प्रिंटेड मटेरियल लोगों के पास अवेलेबल होगा, लोग पढ़ भी बहुत आसानी से सकते हैं, उतनी आसानी से वो जो सोच रहे हैं वो छाप भी सकते हैं। जैसे आप जितनी आसानी से आप कुछ भी देखना चाहो मोबाइल पर बैठे बैठे देख सकते हो, वैसे आज कुछ भी दिखाना चाहो वो भी मोबाइल पर ही दिखा सकते हो आप, ठीक है। मतलब आप देखो ना वीडियो बनाने में क्या लगता है, वीडियो बस कैमरा के बटन ऑन करना है, कुछ भी जो बोलना है आपको वो बोल सकते हो, आप दंगे करवा सकते हो उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेनी ऑफ द रिलीजियस अथॉरिटीज, मोनार्क्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, दे वर वेरी एप्रीहेंसिव, ठीक है। इट वाज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ऑन व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड, ठीक है। तो ये डर था। व्हाट वर द फियर एसोसिएटेड विद प्रिंट, उन्हें ये डर था एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज को उस समय पे कि अगर कंट्रोल नहीं की गई चीजें तो इररिलीजियस, इररेलेवेंट, रेबेलियस आइडियाज, लोग बागी हो जाएंगे, रेवोल्यूशन की बात करने लगेंगे, ठीक है। और वही हुआ है फ्रांस में। क्या कि फ्रांस में स्थिति बिगड़ रही थी तो लोगों ने लिखा कि स्थिति बिगड़ रही है, इसके कारण राजा है और राजा को उठा के पटक दो, ठीक है। तो वही हुआ कि इट वाज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड, ठीक है।
द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और जब लोग कुछ भी लिखने लगेंगे तो क्या है कि जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा जो लिखा हुआ है, जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, वैल्यूएबल लिटरेचर जिसे कंसीडर किया जा रहा है, उस वैल्यूएबल लिटरेचर की अथॉरिटी तो कम हो जाएगी, वैल्यूएबल लिटरेचर की अथॉरिटी एक तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक डर था। दिस anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate। और इसी के चलते क्या है कि जो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि प्रिंट वॉज समथिंग चीप एंड वल्गर, ये प्रिंटेड मटेरियल जो है तो वो वैल्यूएबल जो लिटरेचर्स है उनकी अथॉरिटी कम कर देंगे, ठीक है, इट में बिकम अ कॉज फॉर रेबेलियन और द स्प्रेड ऑफ इररिलीजियस आइडियाज, ठीक है। तो ये सारे जो तर्क दिए जाते थे वो तर्क इस बेसिस पर दिए जाते थे। दिस वाज द फियर एसोसिएटेड विद द प्रिंट। सवाल बनेगा व्हाट वाज द फियर एसोसिएटेड विद प्रिंट, ठीक है, व्हाई मेनी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज सच एज religious authorities, monarchs and writers, artists, they criticize the print, ठीक है। तो these were the grounds on which they criticize the printing technology, printed materials। समझ में आ गया? तो ये कहानी रही है fear, this was the fear associated with the spread of print, ठीक है। तो हमने रिलीजियस डिबेट का कंटेक्स्ट देखा, फियर ऑफ प्रिंट देखा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एग्जांपल पूछा जाए आपसे, मतलब वो ये रिलीजियस अथॉरिटीज वर लाइक क्या कि जैसे जैसे प्रिंट स्प्रेड हो रहा था तो उनको लग रहा था कि इस प्रिंट का तो गेम बजाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर प्रिंटेड मटेरियल इतनी आसानी से अवेलेबल रह गया तो हमारी पोजीशन हमारी अथॉरिटी के अगेंस्ट में लोग चैलेंज कर जाएंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई हमारे मीम की, मुझे जब जैसे ये आया था टॉपिक वैसे ही बोल देना चाहिए था, है ना। चलिए, तो एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मार्टिन लूथर का, मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्या है ये मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है, तो ये दर्शाता है या फिर कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने फॉन्ट्स को वो करना है, ठीक है। मार्टिन लूथर एंड दी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर कौन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं हम? 3 4 5 सवाल आपके मन में एक साथ एक एक से समझाता हूं। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि देयर वर फियर एसोसिएटेड विद प्रिंट, लोगों को डर लगता था, खास करके जो पावर में थे लोग, कि हमारी पावर इरोड हो जाएगी, ठीक है। और उनका डर हकीकत में साबित भी हुआ, ठीक है, अच्छा भी हुआ है बहुत समय। उनका डर हकीकत में रियलिटी में कन्वर्ट कैसे हुआ, मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर कौन थे, ठीक है, तो ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है समझो, क्रिश्चियनिटी। अब आप जिसे देखेंगे तो बहुत सारे धर्मों में सेक्ट होते हैं, जैसे इस्लाम में देखोगे शिया सुन्नी, जैन में देखोगे श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, है ना। वैसे ही आप क्या देखते हो, क्रिश्चियंस में भी सेक्ट होते हैं। कौन कौन से? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स कौन है, प्रोटेस्टेंट कौन है? तो कैथोलिक्स मतलब क्या है, जो बाइबल या फिर कह सकते हैं जो रिलीजन का ओल्ड सेक्ट है, जो पुराने समय से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन जो धर्म को पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। लेकिन कैथोलिक क्रिश्चियंस से अलग हटके जब एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट निकल के आया, ठीक है, प्रोटेस्टेंट सेक्ट मतलब क्या है कि पूरे कैथोलिक क्रिश्चियंस में वो सेक्शन या फिर क्रिश्चियनिटी में वो सेक्शन जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन को क्वेश्चन किया, एक तरह से प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये गलत है ये सही है धर्म में, तो उन्होंने अपना एक अलग सेक्ट बना लिया, एक अपना अलग पंथ बना लिया, और वो जो पंथ कहलाया वो प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहलाया, ठीक है। तो वो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है, और प्रोटेस्टेंट्स मतलब कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म लाने के लिए जो प्रोटेस्टेंट्स ने आवाज उठाई, उस आवाज को उठाने वाले जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने शुरुआत की वो थे मार्टिन लूथर, और यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन निकल के आया। समझ में आया? बहुत आसान, ठीक है। क्या होती है कहानी समझो, देखो। तो इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of Roman Catholic Church, है ना। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, तो रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारी प्रैक्टिसेस वगैरह जो थी उनको क्रिटिसाइज करते हुए मार्टिन लूथर ने क्या 95 थीसिस लिखी। मतलब उन्होंने थीसिस यानी क्या कि अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया। अब इट वाज वेरी इजी, क्यों? क्योंकि प्रिंट था, तो प्रिंट की मदद से उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज को छपवा दिया कि उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्होंने अपने 95 थीसिस व्हिच वर अ सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट दिस आइडियाज। उन्होंने ये क्या है, सारे के सारे थीसिस चर्च के गेट पे चिपका दिए और बोल दिया क्या कि डिबेट करो, ठीक है, डिबेट करो कि इफ यू डिसएग्री विथ मी या फिर प्रूव दैट दीज आर दी आर्गुमेंट्स व्हिच आई एम गिविंग। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, तुम सही हो तो तुम सिद्ध करो, ठीक है। तो ये चीज थी सॉरी
लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। और फिर जब वही होता है जैसे आज सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होती है ना, उस समय पे क्या होता था, उस समय जैसे प्रिंटेड मटेरियल जो है तो जिसमें दम रहता था कुछ प्रिंटेड मटेरियल में, वो क्या होता था, वो वायरल हो जाता था। वैसे यहाँ पे वायरल हुआ। तो जो मार्टिन लूथर ने लिखा, जो उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च को जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, तो दोज आर्ग्यूमेंट्स वर बीइंग सर्कुलेटेड वाइडली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए उनके। कुछ जैसे 5000 कॉपीज जो है वो प्रिंट होती है, तुरंत के तुरंत सोल्ड आउट हो जाती है। दिस led to the division within the church and to the beginning of Protestant Reformation। तो इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते जो चर्च है, क्रिश्चियनिटी जो है, तो उसके अंदर आपको डिवीजन देखने को मिलता है। एंड दिस स्टार्टेड द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, तो when Martin Luther wrote his 95 theses, criticized some of the practices of Roman Catholic Church, and which led to the series of events or a division between the church. This division is the starting of this division is known as Protestant Reformation। ठीक है, whereby a different sect was started in Christianity। Christianity के अंदर ही एक अलग सेक्ट स्टार्ट हो गया प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स का। तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर खुद क्या बोलते देखो, तो he was deeply grateful to print। Luther said printing is the ultimate gift of God and the greatest one। अब अगर मान लो इस पूरी स्थिति में प्रिंटिंग मटेरियल या फिर बुक्स या फिर प्रिंटिंग टेक्निक नहीं होती, तो क्या इतना बड़ा बदलाव आ पाता? नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रिंट ने मीडियम प्रोवाइड किया है हर सेंस में। जैसे अगर आप देखोगे जब जब मीडियम्स पावरफुल रहे, फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात करो तो यूट्यूब पे क्या रहा है, बहुत पावरफुल मीडियम रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से हम लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं, लाखों बच्चे पढ़ पाते हैं ना। तो वही चीज थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडियम किसने प्रोवाइड किया, यहाँ पे मीडियम प्रिंट ने प्रोवाइड किया। तो कैन यू एनालाइज द सिचुएशन विदाउट द प्रिंट, नथिंग वुड हैव हैपेंड। ठीक है, तो वो वाला केस है यहाँ पे। रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, समझ में आया? रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट में क्या कंटेक्स्ट है, क्या कहानी है, क्या एसोसिएशन आपको समझ में आना चाहिए। तो कि किस तरह से विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंट रिलीजन या फिर रिलीजियस इश्यूज वर बीइंग डिबेटेड, और उनके डिबेट डिस्कशन से क्या फर्क पड़ा, लोग क्यों डरते थे प्रिंट से। और एग्जांपल ऑफ मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हु वाज मार्टिन लूथर? ठीक है, व्हाट वाज डन बाय हिम? ठीक है, हाउ ही व्हाई ही प्रेज्ड प्रिंट, ये सारी चीजें। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो इस चैप्टर में भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है, आगे भी आपको मेनोकियो का एक स्टेटमेंट जानने को मिलेगा। वैसे आपने चैप्टर 1 में भी स्टेटमेंट पढ़े, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना, इनको थोड़ा ध्यान देना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या है कि जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं ना, तो वो डिसेंट कहलाता है। प्रिंट एंड डिसेंट, डिसेंट मतलब आप जब किसी से डिसएग्री करते हैं उस तरह से। तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजन, प्रिंट एंड द पॉपुलर रिलीजन literature, religious literature stimulated many distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छी चीज बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, तो वही रिलीजियस डिबेट वाले कंटेक्स्ट में चीजों को समझना है कि मैंने धर्म को अपने हिसाब से समझा, किसी और इंसान ने धर्म को अपने हिसाब से समझा। लेकिन एक समय था जब क्या होता था, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होती थी, तो जो कह सकते हैं कि वही रिलीजियस अथॉरिटीज थी ना, तो रिलीजियस अथॉरिटीज ने जैसे समझा दिया, उन्होंने कह दिया कि दुनिया फ्लैट है तो फ्लैट है, तुम गोल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह का स्थिति रहती थी कि चर्च वगैरह जो था, यूरोप के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो चर्च वगैरह जो थे बहुत रिजिड होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि प्रिंट कल्चर के आने से क्या हो गया कि मैंने जैसा समझा धर्म को, मैं अपने विचार प्रेजेंट कर दूंगा। अब मेरे विचार से हो सकता है कोई एग्री हो जाए, कोई इन्फ्लुएंस हो जाए। अब वो एग्री हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे चर्च को क्या दिक्कत, चर्च को ऐसा लगता था हमारी अथॉरिटी कम हो रही है। तो यहां पे वही रिलीजियस डिबेट के स्फीयर में एक और इशू समझाया गया है कि प्रिंट और डिसेंट, डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट। तो विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंट, पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स वर बीइंग रेड वाइडली। ठीक है, बड़े स्केल पे पढ़ा जाता था, और पढ़ने के बाद में लोग अपनी टीका टिप्पणी देते थे। ठीक है, अपनी कमेंट्री देना चालू कर देते थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। ठीक है, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो थे ना, तो उनके बीच में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने भी अपने आइडियाज, अपने विचारों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल, मेनोकियो का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मेनोकियो का क्या एग्जाम्पल दिया गया है? मेनोकियो एक मिलर थे। ठीक है, तो एक मिल में काम करने वाला इंसान था। ठीक है, ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल
and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. तो उन्होंने गॉड का, ठीक है, गॉड के द्वारा किए गए क्रिएशन का अपना एक खुद का व्यू इंटरप्रेट करके लिख दिया. अब क्या हो रहा है इस तरह से, जब जो यहाँ पे पॉइंट लिखा था ना कि all those who were considered as little educated also, they also started reproducing their views. वो भी अपने विचार देने लगे, अपने तर्क, अपने टीका, अपनी टिप्पणी, अपनी कमेंट्री देना चालू कर दिया उन्होंने. तो इसके चलते क्या होने लगा कि एक तरह से जो स्टैब्लिश अथॉरिटीज थी, स्टैब्लिश रिलीजियस अथॉरिटीज थी, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च, उन्हें ऐसा लगता था कोई भी आया और उठ के क्या करते लगता था, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर देता था. क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वाज पॉसिबल विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. फाइन. तो यहां पे एक एग्जांपल भी बताया गया कि हाउ प्रिंट एंड डिसेंट वेंट इन अ रिलेशन ऑफ राइवलरी. क्यों? क्योंकि प्रिंट की मदद से जब लोग अपना डिसेंट शो करते थे, जो स्टैब्लिश अथॉरिटी थे उन्हें क्या लगता था, बड़ा बुरा लग जाता था. तो यहाँ पे मेनाक्यो का एग्जांपल देते हुए बताया गया कि जैसे कि मिलर इन इटली, ठीक है, ही गेव हिज व्यूज अपॉन गॉड एंड क्रिएशन, जिससे क्या हुआ, जिससे जो रोमन कैथोलिक चर्च थे ना, दे वर एनरेज्ड, उन्हें गुस्सा आ गया, कैसे कैसे कोई भी कुछ भी लिख सकता है. और उसी के चलते क्या है, ही वाज impatient for expressing heretical ideas and executed. 2-3 शब्द ऐसे लग रहे हैं कि बॉम्ब की तरह मार दिए. Impatient for expressing heretical ideas क्या है? देखो, inquisition मतलब क्या, एक तरह से मुकदमा चलाना जैसा हो गया, ठीक है. लेकिन ये मुकदमा पुलिस और कोर्ट नहीं चला रही है, रिलीजियस अथॉरिटीज चला रही, क्योंकि उस समय सोसाइटी बहुत ज्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, ठीक है. तो ही वॉज इनक्विशन मतलब कि जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा चलाया फॉर बीइंग हेरेटिकल. हेरेटिकल मतलब क्या है? हेरेटिकल मतलब, हेरेटिकल एक वो इंसान होता है जो क्या कर रहा है, जो उस समय के स्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट में जाके कुछ बोलता है. फॉर एग्जांपल, जैसे उस समय का रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे कि वर्ल्ड फ्लैट है, ठीक है, और वहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं वर्ल्ड फ्लैट नहीं है, वर्ल्ड गोल है, तो अब क्या हो जाएगा, मैं उस समय के रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट में जाके बोल रहा हूं, तो मुझे लोग हेरेटिकल बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे लोग एक हेरेटिकल इंसान बोल सकते हैं, या फिर विधर्मी जिसे कहा जाता है हिंदी में, कि वो धर्म के विरुद्ध जाके बोल रहा है. अब वो हो सकता है वो सही भी बोल रहा हो. तो वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही जैसे मेनाक्यो ने जब अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन, लेकिन वो व्यूज किसको पसंद नहीं आए, रोमन कैथोलिक चर्च को. तो ही वाज इन इक्वेशन फॉर एक्सप्रेसिंग हेरेटिकल आइडियाज एंड एग्जीक्यूटिव, पकड़ के बेचारे को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया. देयरफॉर जैसे मतलब ये वो बता रहे कि कैसे प्रिंट जो था, तो प्रिंट से कंट्रोल, प्रिंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी कि लोग अपना डिसेंट शो नहीं कर सकते, अपोजिट ओपिनियन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इनफैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि रोमन चर्च जो था, तो इट इंपोज्ड सीवियर कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 से क्या हो गया, एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स पब्लिश की जाती थी. तो जहां पे सारे पब्लिशर्स को, सारे बुक सेलर्स को बताया जाता है कि ये किताबें ना आपको बेचना है ना पब्लिश करना है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वही है कि डिसेंट को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर पीपल टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील, एक्सप्रेस व्हाट दे ऑब्जर्व अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज. समझ में आया? तो रिलीजियस डिबेट, फियर ऑफ प्रिंट, प्रिंट एंड डिसेंट, सारे टॉपिक्स जो ना, टॉपिक को जो अंदर लिखी है चीजें उससे कनेक्ट करा करो, कनेक्ट करके ये देखा करो कि हेडिंग क्या कहना चाह रही है, आधा काम आसान हो जाता है ना. आगे बढ़ते हैं. मतलब मेनाक्यो भी, मतलब अगेन रॉन्ग टाइमिंग विद द मीम, लेकिन मेनाक्यो वाज लाइक कि कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है. क्यों? क्योंकि अब प्रिंट की मदद से उसके पास वो पावर थी कि ही कुड एक्सप्रेस दैट थिंग, ठीक है, वो अपनी उस भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता था कि कैसे मैं जो फील कर रहा हूं, बिल्कुल अब पब्लिक में या फिर सोसाइटी में वो एक्सप्रेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, है ना. वो केस है. चलो आगे बढ़ते हैं. दी रीडिंग मैनिया. अब रीडिंग मैनिया, ये रीडिंग मैनिया सुनते से किसी के दिमाग में ऐसा आया, और रसल मैनिया टाइप, तो ये कुछ वैसे ही है. क्या मतलब रीडिंग मैनिया ने क्या कि वर्चुअल एक तरह से कंपटीशन सा बन गया कि लोग पढ़ रहे हैं खूब, ठीक है, लोगों के पास बहुत प्रिंटेड मटेरियल है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू में लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या रीडिंग मैनिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज है. तो लिटरेसी रेट जो है 17th-18th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है आपको यूरोप में, कि लिटरेसी रेट वेंट अप. कैसे लिटरेसी रेट बढ़ गया एकदम से, ठीक है, लोगों को दवाई ववाई पिला दी क्या लिटरेसी रेट की. लिटरेसी रेट का एकदम से बढ़ जाने का तात्पर्य यह है कि जो चर्चेस थे ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, अब चाहे वो प्रोटेस्टेंट के चर्च हो चाहे कैथोलिक्स के चर्च हो, हर चर्च ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गांव-गांव जाके स्कूल खोलना चालू कर दिए, ठीक है. वो बच्चे बोल रहे हैं सर यहीं से गड़बड़ चालू हुई, बस स्कूल आ गए, इतने सारे पढ़ाना पड़ रहा है. तो अब जब जगह जगह स्कूल खोले गए तो गेम्स पीरियड के अलावा पढ़ाई भी होती थी, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि कैरिंग लिटरेसी टू दी पीजेंट्स एंड आर्टिसंस. तो गांव तक अब क्या है, जब स्कूल चले गए तो लोग पढ़ना
पीजेंट्स जो हो गए, आर्टिशंस हो गए, दे स्टार्टेड रीडिंग, फाइन, लिटरेसी रेट बढ़ता चले गया। एज लिटरेसी इन स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। तो एक तरह का रीडिंग मैनिया सा क्रिएट हो गया, जहां पे वर्चुअली क्या कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा सभी लोग जो है प्रिंट से एसोसिएट हो रहे हैं, रीडिंग से एसोसिएट हो रहे हैं, पढ़ना लिखना जो है तो वो शुरू कर चुके थे। ये वाला कल्चर डेवलप हो रहा है, एंड दिस लेड टू द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया समझ में आया ना? रीडिंग मैनिया मतलब क्या है? मैनिया यानी कॉम्पिटिशन टाइप का, जैसे रसल मैनिया। तो वैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लिटरेसी रेट का बढ़ना 17th-18th सेंचुरी में, और उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन चर्च का बहुत बड़ा रहा है कि उन्होंने स्कूल्स वगैरह खोले, एंड इट क्रिएटेड अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। फाइन, अब इसमें वर्चुअल रीडिंग मैनिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन बनेगा यहां से कि what are the different forms of literary material which came या फिर which emerged during the reading mania। एक सेट ऑफ क्वेश्चन बताया मैंने, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। what are the new forms of popular literature which appeared in print in 17th and 18th century। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के ये है कि रीडिंग मैनिया कैसे बना, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का लिटरेरी मटेरियल आ गया था, लोग पढ़ रहे थे, लिटरेसी रेट ऊपर जा रहा था, तो वो अलग अलग फॉर्म ऑफ मटेरियल जो था, रीडिंग मटेरियल, वो क्या था, ठीक है। हाउ द रीडिंग मैनिया वाज क्रिएटेड, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, 4-5 पॉइंट। एटमैक्स क्वेश्चन आपको 5 नंबर की आएगा ना, इससे ज्यादा ऐसा तो नहीं, 25-30 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया। 5 पॉइंट हर टॉपिक के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना रहेंगे। तो अब जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो रीडिंग मैनिया कैसे क्रिएट हुआ, व्हाट वर द न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर व्हिच इमर्ज्ड या फिर व्हिच अपीयर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना। देखो, तो बुक सेलर्स जो थे तो दे एम्प्लॉयड peddlers who roamed around villages carrying little books for sale. There were almanacs or ritual calendars along with ballads and folk tales, ठीक है। तो what were the new forms of publication which led to the वर्चुअल रीडिंग मैनिया, तो उसमें क्या है कि जो बुक सेलर्स वगैरह होते थे वो पेडलर्स को हायर कर लेते थे, ठीक है। पेडलर्स मतलब क्या है, अपनी साइकिल वाइकल से जाते थे, पैदल पैदल भी जाते थे, और ये लोग क्या करते थे, अलग अलग तरह की बुक्स बेचते थे, जैसे जिसमें एल्मेनैक्स हो जाते थे या फिर रिचुअल कैलेंडर। एल्मेनैक्स मतलब क्या है, कैलेंडर समझ लो, ठीक है। जैसे कैलेंडर में क्या होता है, अब आप देखेंगे तो हिंदू पंचांग के हिसाब से क्या है कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, कब एकादशी है, और इस तरह से वो सारी कहानियां जो रहती है, तो वही एल्मेनैक्स वगैरह बेचते थे। तो प्रिंटेड मटेरियल में क्या है, प्रिंटेड मटेरियल में अब कैलेंडर तो हर वो इंसान पढ़ेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी देखेगा तो सही ना कि तारीख कब आ रही है, इतनी तो लिटरेसी थी। फिर उसके बाद में क्या है, बैलाड्स और फोक टेल्स, तो वही लोकल फोक टेल्स, लोकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स, टेल्स वगैरह, ये जो कहानियां रहती थी, तो ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे इन्हें पढ़ने में, तो ये बेचा जा रहा था। तो दिस वाज सम टाइप ऑफ लिटरेरी मटेरियल व्हिच इमर्ज्ड एट दैट टाइम पीरियड। इंग्लैंड में जैसे बताया क्या कि पेनी चैप बुक्स जो थी इंग्लैंड में, ठीक है, तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाय पेटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, तो ये जैसे एल्मेनाक इस तरह के ये कैलेंडर वगैरह हो गए, और वैसे चैप बुक्स जो है तो छोटी छोटी बुक्स वगैरह जिनमें आप देखो 4-5 लाइन लिखी, एक आधी फोटो बना दी, तो चैपमैन होते थे। चैपमैन जो ऐसे पैदल पैदल चलते थे, उनके पास में छोटी छोटी बुक्स रहती थी, पेनी चैप बुक्स, और बहुत सस्ती होती ताकि गरीब से गरीब इंसान भी खरीद पाए। एंड दिस क्रिएटेड द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया ऐसे ही तो क्रिएट हुआ क्या कि अब हर इंसान खरीद सकता था किताबों को, ठीक है। छोटी किताबें, पेनी मतलब बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पेनी यानी क्या है कि 2 आना 4 आना उस टाइप से, ठीक है। तो पेनी चैप बुक्स वर बीइंग इजीली अवेलेबल, और वो जो बेचते थे उन्हें चैपमैन कहा जाता था, ठीक है, सो दैट इवन दी पुअर कुड बाय देम, दे वर सोल्ड इन पेनी। तो फिर उसके बाद क्या है, ये इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बिक रही थी। फ्रांस में जैसे आप देखोगे तो बिलियोथिक ब्लू क्या है, तो which were low price small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers। अब एक सवाल ये भी बन सकता है आपका, क्या कि how the printed material was made or sold to the poor people, ठीक है। how it was made affordable कैसे बनाया गया ड्यूरिंग रीडिंग मैनिया या फिर ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू। समझ में आ रहा है कि सवाल किसी भी कंटेक्स्ट में, बस आपको कहानी पूरी पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या हुआ। तो जैसे फ्रांस में बिलियोथिक ब्लूज वगैरह, इस तरह की बुक्स वगैरह पब्लिश की जाती थी। पीरियोडिकल्स, प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स। अब फिर साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये हो गया बिलियोथिक ब्लू वगैरह हो गया, पेनी चैप बुक्स हो गया, एल्मेनैक्स वगैरह हो गया। फिर आप जैसे देखेंगे तो एक और चीज जो देखने को मिलती है कि जो पीरियोडिकल प्रेस होती है, पीरियोडिकल प्रेस मतलब क्या, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, हर हफ्ते में, वो क्या है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई, वॉर से जुड़ी हुई, ट्रेड से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन निकाल रही है। यही सारी चीजें न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी होती थी। तो दे कैरीड द इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर विद एंटरटेनमेंट, वॉर्स एंड ट्रेड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी अब क्या है, प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू जाने लगी। एंड दिस क्रिएटेड द वर्चुअल रीडिंग मैनिया। क्लियर हुआ? द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। उसी के साथ साथ में
और क्या अलग तरह का पॉपुलर लिटरेचर अपीयर हो रहा था? तो आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, तो साइंटिस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, इनके आइडियाज भी लोगों तक पहुंचने लगे। कैसे? प्रिंट मटेरियल के थ्रू। जैसे आप देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं क्या है, प्रिंटेड मटेरियल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। Scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries and writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire and Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. समझ में आया? तो साइंटिस्ट हो गए, थिंकर्स हो गए, इनके आइडियाज को पब्लिश किया जाने लगा, प्रिंट किया जाने लगा, तो लोग इन सारी चीजों को भी पढ़ने लगे। सो इन दिस सेंस, when this different type of popular literature appeared in the market, ठीक है, अलग अलग पब्लिशर्स, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग बुक सेलर जब इन तरह के डाइवर्सिफाइड कंटेंट को लोगों तक परोसने लगे, तब आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू दी रीडिंग मैनिया, अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया, जहां पे लोग पढ़ रहे थे, लोग प्रिंट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। समझ में आया टॉपिक क्या है? तो वो रीडिंग मैनिया हो गया। अब जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, तो इसी लास्ट पॉइंट से आगे अगर कहानी को जोड़े हम, क्या कि आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स भी पढ़े जाते थे, पब्लिश किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, साइंटिस्ट फिलोसोफर्स के आइडियाज को पढ़ के लोगों का दिमाग खुल जाता था। दिमाग खुल जाता था इन द सेंस कि लोग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाते। तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो क्रांतियां, दूसरी क्रांति आई, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया, तो वी कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंट रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन हाउ? तो ये यहाँ पे हम समझेंगे। ये बिब्लियोथिक ब्लू हो गया आपका, चैप बुक वगैरह ये हो गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंट रेवोल्यूशन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे आगे हम समझेंगे। ये टॉपिक ध्यान रखना, हाँ, ये वाला द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम आगे। क्लियर है? बीच में एक टॉपिक आपको क्या मिलता है, ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हेडिंग समझ लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल मतलब क्या है? कांपना, थरथराना, इस तरह से, ठीक है। ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टैरेंट्स मतलब क्या हो गया? टैरेंट्स यानी जो जैसे राजा वगैरह हो गए ना, राजा वगैरह जो हो गए, तो वो क्या है, बड़े एक तरह से ऐसे आताताई टाइप से नहीं होते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है। तो ये उन राजाओं के लिए कह सकते हैं, जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स होते हैं, उन लोगों के लिए टैरेंट्स वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ट्रेम्बल मतलब क्या है कि वो थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं ना ट्रेम्बलिंग फिंगर्स, तो उस तरह से कांपती हुई, थरथराती हुई उंगलियां, तो वो वाला वर्ड है। अभी हेडिंग को बस इतना ध्यान रखो कि कोई कांप रहा है, और कांप कौन रहा है, तो वो टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है कि जो जितने भी विश्व में जितने भी ऐसे मोनार्क्स हैं, ऐसे रूलर्स हैं, जो क्या है, जो एक तरह से कब्जा करके बैठे हुए, जो अभी तक बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे, तो अब उन्हें कांपना पड़ेगा। क्यों कांपना पड़ेगा? क्योंकि अब प्रिंट आ गया है। कैसे, वो समझाता हूं, ठीक है। आई होप यू गॉट दी हेडिंग। हेडिंग समझ में आया तो सारी चीज समझ में आएगी, और नहीं तो ये पूरा समझ लोगे, फिर हेडिंग को और आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। देखो क्या है, तो बाय द मिड 18th century देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, ठीक है। मिड ऑफ 18th सेंचुरी आते आते कि कॉमन परसेप्शन जो था लोगों के अंदर बन गया था, क्या कि बुक्स जो है ना, एक कॉमन कन्विक्शन बन गया था कि बुक्स जो हैं, तो दे विल बिकम अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, ठीक है। तो लोगों को अगर एनलाइटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनलाइटमेंट कहां से मिलेगा? वो एनलाइटमेंट मिलेगा बुक्स से। बुक्स वो तरीका बनेगी, बुक्स वो रास्ता बनेगी, वो माध्यम बनेगी, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी? तो यहां पे आप एक नॉवेलिस्ट का पर्सपेक्टिव समझेंगे। वो नॉवेलिस्ट का नाम क्या है? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ध्यान रखना, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने ही ये स्टेटमेंट दिया कि ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने क्या स्टेटमेंट दिया समझो तो, बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। क्यों? क्योंकि पहले आप जैसे देखेंगे तो जो रूलर्स थे, ठीक है, जो मोनार्क्स थे, जो डेस्पोट्स थे, जो किसी की नहीं सुनते थे, जो अत्याचारी थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जब बुक्स आई, तो बुक्स में लोग विचार, वही आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, विचार लिख सकते हैं अपने। बुक्स की मदद से लोग क्या है, अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बुक्स की मदद से बहुत प्रैक्टिकल वे में हो सकता था। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कहते हैं, जो कि एक नोवेलिस्ट थे, नोवेलिस्ट मतलब जो नॉवल लिखते हैं, ठीक है। तो नोवेलिस्ट, he declared that the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will swipe despotism away। मतलब उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। अगेन स्टेटमेंट एक और आ गया, एक हमने किसका स्टेटमेंट देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो एक स्टेटमेंट हमने
मार्टिन लूथर का देखा था, ठीक है। तो वैसे ये स्टेटमेंट जो है वो ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर भी ये कह रहे हैं कि बुक्स या फिर प्रिंट जो, तो प्रिंट की मदद से हम क्या करेंगे, आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बिकम दी पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, विच विल स्वाइप डेस्पोटिज्म अवे। तो ये कहानी मतलब क्या है कि वो बता रहे हैं कि प्रिंट में वो ताकत है। इनफैक्ट अगर आप जैसे देखेंगे ना, तो मर्सियर हिज नॉवल एंड द रोल ऑफ प्रिंट, तो वो अपनी नॉवेल्स में क्या बताते थे कि जो नॉवेल्स में हीरो क्रिएट करते थे वो, तो वो हीरो कैसे क्रिएट होता था, वो हीरो जैसे आज हम देखते हैं कि हीरो कैसे क्रिएट होता है, तो बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं क्या, मतलब 90s की पुरानी मूवी देखेंगे तो हीरो ऐसे बनता है कि बहुत ज्यादा हार्डशिप सहन करता है, ठीक है। तो इनके नॉवल में हीरो कैसे बनता था कि वो पढ़ता है बहुत ज्यादा, वो जब पढ़ता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट होता है, और फिर वो हीरो बनता है और फिर वो मोनार्क वगैरह को पीट पाट देता है। ऐसा अपने नॉवेल्स में वो ऐसी कहानियां बनाते थे, ठीक है। तो मर्सियर ने इसीलिए प्रोक्लेम किया है, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक तरह से ये उद्घोष कर दे रहे हैं, क्या उद्घोष कर दे रहे हैं कि जितने भी टैरेंट्स हैं, जितने भी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, डेस्पोटिक मोनार्क्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये लोग थरथराएंगे, कांपेंगे, भागेंगे, बिकॉज प्रिंट हैव दैट पावर टू चेंज द वर्ल्ड, प्रिंट हैव दैट पावर टू चेंज द वर्ल्ड, ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझे? आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्टेड ऐसा लगता है कि कहना क्या चाहते हो, लेकिन कहानी सिंपल सी है कि प्रिंट के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रिंट बदलाव लाएगा, ठीक है। इट विल बिकम द इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। समझ में आया? वो केस है। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, कहां पे, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसे हमने देखा कि रीडिंग मेनिया कैसे क्रिएट हुआ, अलग अलग फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आया, उसमें आपने एक चीज देखी अलग अलग फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में कि प्रिंटेड लिटरेचर आया, प्रिंटेड लिटरेचर आया, तो प्रिंटेड लिटरेचर में आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन सारी चीजों को भी हाईलाइट किया जाने लगा। तो क्या प्रिंट रेवोल्यूशन कोई दूसरा रेवोल्यूशन किसी देश में क्रांति ला सकता था? तो उसको एसोसिएट किया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में। देखो कैसे, तो मैनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन within which French Revolution occurred। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस वगैरह थे उनका आर्गुमेंट क्या दिया गया, बहुत सारे हिस्टोरियंस वगैरह का आर्गुमेंट ये है कि प्रिंट कल्चर जो था, या फिर कह सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल, जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। सवाल आपके मन में आएगा कि कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे तो 3 टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड, और ये क्वेश्चन बनता है सीधा 5 नंबर का कि हाउ प्रिंट रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ज्यादा उसको क्या किया जा सकता है, ट्विस्ट करके किसी भी कंटेक्स्ट में आ सकता है, क्या कि आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स वर बीइंग रिटन एंड हाउ इट लेड टू द रेवोल्यूशन इन मेजर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, एक्सप्लेन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम नहीं है, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है, समझे ना, वो चीज है। तो अब 3 तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटेंड थिंकर्स। अब जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे, ठीक है, एनलाइटेंड थिंकर्स मतलब क्या है कि जो पहले से जिनका दिमाग खुल चुका था, जैसे रूजो वगैरह हो गए, जॉन लॉक हो गए, जिन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा सब कुछ कि डिवाइन राइट जो है ऑफ मतलब डिवाइन ओरिजिन ऑफ मोनार्क के जो राइट्स है कि वो तो भगवान का अवतार है, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट्स, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने इक्वेलिटी की बात करी। तो ऐसे एनलाइटेंड थिंकर्स के जो आइडियाज थे, वो थिंकर्स तो सोच पा रहे थे, लेकिन वो जैसा सोच रहे वैसे दुनिया कब सोच पाएगी, जब दुनिया तक वो अपने विचार पहुंचा पाएंगे। और दुनिया तक उन्होंने अपने विचार पहुंचाए और तभी रेवोल्यूशन आया फ्रांस में। लेकिन पहुंचाए कैसे, पैकेट में बंद करके नहीं, उन्होंने लिखा। प्रिंट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म, demanded that everything be judged through the application of reason and rationality। ठीक है, तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स मतलब क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि हर चीज में हमें तर्क लगाना होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि राजा है, राजा का बेटा भी राजा ही रहेगा, उसकी भी उतनी इज्जत करना है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर वो कैपेबल है तो करो, नहीं है तो उठा के पटको, दूसरा राजा बनाओ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि they demanded that everything to be judged through the application of reason and rationality। they attacked the sacred authority of church and despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of social order based on tradition। तो उन्होंने क्या किया, जो सैक्रेड अथॉरिटी है चर्च की, मोनार्क्स की, डेस्पोटिक पावर, जो उनके ऊपर अटैक किया अपनी राइटिंग्स की मदद से। ठीक है, और उसके चलते जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो लोग भेड़े चाल चले आ रहे थे, उसको क्वेश्चन किया। ठीक है, तो दिस इज द वन आर्गुमेंट कि प्रिंट ने एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को हाईलाइट किया और जिसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। अब जब लोगों ने आइडियाज पढ़े तो डिबेट और डिस्कशन का कल्चर, माहौल पैदा हुआ। वही कॉफी हाउसेस में, ठीक है, सैलून शॉप्स पे लोग बैठ के क्या करते थे, तो जो पढ़ के आते थे उसका आदान प्रदान करते थे।
ठीक है। तो प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस वर रीवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन। अब जब लोगों से बोला गया कि रीजन पे, रैशनैलिटी पे फोकस करो, तो वो अपने रीजन रैशनैलिटी लगा के खुद लिखने लगे और पढ़ने लगे। डिबेट डिस्कशन का पूरा का पूरा क्या बन गया, माहौल बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स स्टार्टेड, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, उन्हें क्वेश्चन करने की नीड उठने लगी। थर्ड, by the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलता है, 1780s आते आते क्या होने लगा, ऐसा लिटरेचर प्रिंट की मदद से मार्केट में आने लगा। 1789 में क्या होगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो 1780s आते आते क्या होने लगा कि अब जब लोग रीजन की बात करने लगे, रीजन रैशनैलिटी पे जीने लगे, डिबेट करने लगे, डिस्कशन करने लगे इन आइडियाज को, तब आपको तीसरा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है क्या, कि तब आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट में उसी प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए, जिस प्रिंट से उन्होंने चेतना को ग्रहण किया ना, जिस प्रिंट से उन्होंने नॉलेज गेन किया, उसी प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फिर क्या किया, जो वो फील करते थे, तो वैसे कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनाने लगे, ठीक है। कैरिकेचर्स मतलब वैसे बबल बना हुआ कार्टून जो रहता है ना। तो क्या देखने को मिलता है कि बाय 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी। उन्होंने बताया क्या, कि जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, नॉस्टैल्जिक हो जाओ क्लास 9 की थोड़ी बातें, तो वो सिस्टम क्या है, इरैशनल है, जहां पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो एंजॉय कर रहा है, थर्ड स्टेट बेचारा मरे जा रहा है, ठीक है। तो कार्टून्स, कैरिकेचर्स ऐसे बनाए जाते थे जिसमें दर्शाया जाता था क्या, कि उस समय की सिचुएशन जो थी, जहां पे मोनार्क जो है तो देवर एब्जॉर्ब्ड ओनली इन सेंसुअल प्लेजर्स, मतलब वो तो अपने पूरे राजपाट में, ठाट बाट में व्यस्त थे, लेकिन while the common people suffered immense hardship, ठीक है। तो इस तरह के कार्टून वगैरह जब सर्कुलेट हुए ना, तो this somewhere shaped the thinking of people, ठीक है, and which led to the French Revolution। तो तीन आर्गुमेंट समझ में आए ना, कि आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स पॉपुलराइज हुए, ठीक है, डिबेट डिस्कशन का एटमॉस्फेयर बना, ऐसे कार्टून्स, कैरिकेचर्स आए जो उस समय की रियलिटी को बताते थे। तो अब आप बोल सकते हो, कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हो क्या, कि प्रिंट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। तो डिड प्रिंट कल्चर लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहां पे लेकिन हमें थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो तब वो यही देना होगा आपको, कंक्लूजन थोड़ा सा ऐसा देना होगा क्या, कि प्रिंट से नो डाउट रेवोल्यूशन आया या नहीं आया, तो सटीक तरीके से तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात जरूर तय है कि प्रिंट लेड टू द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ठीक है। प्रिंट ने विचारों को फैलाया, वो विचार राजा के अगेंस्ट में थे तो राजा के फेवर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बट वी मस्ट रिमेंबर दैट people did not read just one kind of literature, ठीक है। if they read ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to the monarchical and church propaganda, मतलब मोनार्क और चर्च भी तो क्या है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या है, ठीक है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपनी साइड से भी कुछ प्रिंटेड मटेरियल निकालते होंगे जो बताते होंगे कि नहीं हम सही हैं, ठीक है। तो लोग दोनों तरह की चीज पढ़ते थे, दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये लिख सकते हैं क्या, कि प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन प्रिंट ने कहीं ना कहीं क्या है, कि जरूर डायरेक्टली शेप ना दिया हो लोगों के सोचने समझने की शक्ति को, लेकिन इट समवेयर और द अदर प्रिंट शेप्ड द थिंकिंग वे ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों का सोचने का तरीका जो है उसने बदला है। कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग इन डिफरेंट डोमेन्स वाज ओपन एंड दिस मे लीड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। 3 पॉइंट्स, कंक्लूजन शानदार रहेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स और कंक्लूजन शानदार रहेंगे, ठीक है। तो कॉमन पीपल वर लाइक, हाँ ये भी ठीक है, कैसे, कि राजा के अगेंस्ट में सुन रहे हैं, राजा के फेवर में सुन रहे हैं, अब हम तय कर लेंगे जो हमें करना होगा उस तरह से। क्लियर हुआ? तो दिस वाज द स्टोरी। अब जिसे अगर आप देखोगे तो और आगे बढ़े तो हम क्या देख रहे हैं, यूरोप के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि प्रिंट कैसे इवॉल्व हो रहा है ना। तो हमने वो वाला पार्ट देख लिया पूरा का पूरा, क्या, कि किस तरह से प्रिंट जो है इनिशियली एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, फिर आपने रीडिंग मैनिया वाला पार्ट देखा, लिटरेसी रेट का बढ़ना, अलग अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर का आ जाना। अब वहीं पे आप देखोगे 17-18 सेंचुरी तक प्रिंट की क्या स्थिति थी यूरोप में, देख लिया। अब आ जाते हैं हम 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में आ जाते हैं, मतलब क्या, 1800 से 1900 के बीच में। इस बीच में क्या होता है, द 19th सेंचुरी सॉ अ वास्ट लीप्स इन द मास लिटरेसी इन यूरोप। तो पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी आते आते लिटरेसी और तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक वो नेचुरल प्रोग्रेशन भी है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है क्या, कि बहुत सारे लोग जो है स्कूल्स वगैरह खुल गए, बहुत सारे लोग जो है उस प्रिंट कल्चर से एक्सपोज हुए, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ा है। और उसका इंपैक्ट हो गया, इंपैक्ट क्या हुआ
कि इंपैक्ट हुआ कि इंक्रीज इन द लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, बहुत सारे रीडर्स की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो रीडर्स का जो लार्ज सेक्शन इमर्ज हो रहा है 19वीं सेंचुरी में, सॉरी, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में जो रीडर्स का एक लार्ज सेक्शन इमर्ज हो रहा है, उसमें चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर, ये 3 सेक्शन जो है तो न्यू रीडिंग ग्रुप की तरह इमर्ज होते हैं, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में न्यू रीडिंग ग्रुप्स कौन कौन थे, तो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर। एक एक पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि हाउ द चिल्ड्रन वाज, हाउ द सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाज इन्फ्लुएंस्ड, या फिर हाउ द प्रिंट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द न्यू रीडिंग पब्लिक ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो किसी भी कंटेक्स्ट में, चिल्ड्रन पे कंटेक्स्ट में पूछा जाए विमेन, तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ओवर विमेन इन यूरोप, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया, क्योंकि आगे चैप्टर में आप इंडिया का भी पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर विमेन का पूछ लिया, विमेन इन यूरोप, तो यूरोप की विमेन के ऊपर प्रिंट का क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडिया की विमेन के ऊपर क्या पड़ा, ओपन पूछ लिया, वर्कर्स, हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर्स वाज अफेक्टेड, या फिर हाउ व्हाट वर द एडवांटेजेस व्हिच वर्कर गॉट फ्रॉम द प्रिंट कल्चर। क्लियर हो रहा है? तो सवाल किसी भी कंटेक्स्ट में आ जाए, कंटेक्स्ट मतलब कंटेक्स्ट इन द सेंस क्या है कि सवाल तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम यही शिकायत नहीं करते कि सोशल में सब तो पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो खेल ये दोस्त क्या कि आपको सोशल के एग्जाम में पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये हो जाएगा कि आप उस दिन जब एग्जाम देने जाओगे तो जो सवाल आपके सामने आएगा आप उसे पहचान पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो तो बहरूपिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि 19वीं सेंचुरी में लिटरेसी रेट बढ़ता है, उसका इंपैक्ट होता है कि नए नए अलग अलग सेक्शन ऑफ रीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर। अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, तो एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। अब प्राइमरी एजुकेशन जब कंपलसरी हो गया यूरोप में, आपको देखने को मिलता है कब, 19वीं सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया कि सब बच्चों को पढ़ना है। अब जब सब बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसे, किताबें तो चाहिए रहेगी ना। तो अल्टीमेटली जो बुक सेलर्स थे, पब्लिशर्स थे, तो उनके लिए क्या हो गया, बच्चे जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर बन गए, एक मार्केट बन गया उनके लिए। क्लियर है? तो प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। जो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज थी, अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस जो थे, तो उनके लिए क्या है, स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिश करना। जैसे आज भी आप देखोगे तो आज भी क्या है, स्कूल लेवल पे जितनी बुक्स वगैरह पब्लिश की जाती होगी, आई डोंट थिंक सो कि इतनी बुक्स वगैरह किसी और कैटेगरी में पब्लिश की जाओगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले, सभी बच्चे तो पढ़ ही रहे, हो सकता है 12th के बाद आप पढ़ाना बंद करो, बस सर अब तो दुकान पे बैठ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, लेकिन आप देखेंगे तो बच्चा तो जब रहता है इंसान तब तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम ए critical for publishing industries. A children's press devoted to the literature for children alone was set up in France in 1857. तो ये दर्शाता है कि 1857 में क्या हो रहा है, जब हमारे यहाँ क्रांति हो रही थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टाइप से, ठीक है, उसी को आप क्या देखते हैं, उसी समय क्या है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस प्रेस जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है, चिल्ड्रंस प्रेस एस्टेब्लिश की जा रही है फ्रांस में। एंड दिस शोज की ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रीडर वॉज चिल्ड्रन, क्योंकि उनके लिए एक डेडिकेटेड चिल्ड्रन प्रेस स्टार्ट की जा रही है। जैसे यहाँ पे ग्रिम ब्रदर का कंट्रीब्यूशन बताया गया है। फाइन, क्या कि ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी में, तो जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स दे स्पेंट इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए क्या है, ट्रेडिशनल फोक टेल्स जो जर्मनी में घूम घूम के इकट्ठी करी है। ये ग्रिम ब्रदर्स जो दोनों भाई थे, तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि बच्चों के लिए कहानियां अलग अलग पीजेंट से जा जाके कलेक्ट करी, कंपाइल करी, और कहानियां कलेक्ट करके कंपाइल करके उन्होंने प्रेजेंट करी, किसके लिए, कि ये बच्चों को सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी उस टाइप से, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हाउ चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। फाइन, सॉरी, एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। फिर उसके बाद में क्या होता था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे मन के सच्चे, तो वहां पे ये भी ध्यान रखा जाता है, कुछ अनसूटेबल अगर एलाइट्स को लगता था, अपर क्लास को, रूलिंग क्लास को लगता था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए लिटरेरी मटेरियल में, तो उसको क्या किया जाता था, उसको रोक दिया जाता था, उसको पब्लिश नहीं होने दिया जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर शायद वो करप्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। सो दिस वाज द केस, समझ में आया? दिस वाज द केस। तो ध्यान रखिएगा ये कहानी क्या कि 19th सेंचुरी में न्यू रीडिंग ग्रुप्स इमर्ज एंड वन सच ग्रुप वाज चिल्ड्रन एंड व्हाट वाज डन फॉर देम, दिस वाज डन फॉर देम, ठीक है। अगला ग्रुप जैसे आप देखोगे तो अगला ग्रुप था विमेन। अब विमेन की अगर बात करें तो हाउ विमेन वर एसोसिएटेड विद द 19th सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन या फिर 19th सेंचुरी प्रिंट कल्चर इन यूरोप। तो विमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। तो महिलाएं पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। अब क्योंकि क्या है, उस समय भी आप देखोगे तो सोसाइटी वाज नो डाउट पेट्रियार्कल।
अब जब सोसाइटी पेट्रियार्कल थी तो विमेन को क्या कंसिडर किया जाता था, जैसे घर के काम का ज्यादा संभाले। अब महिलाएं घर में रह के, जैसे आगे आप इंडिया के केस में पढ़ोगे ना, तो क्या है, महिलाओं के लिए पढ़ाई उस टाइम पीरियड पे वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल विच दे हैड। वो क्या फील करती थी, वो क्या मतलब क्या पढ़ना चाहती थी, वो क्या दुनिया को बताना चाहती थी, वो लिख सकती थी, ठीक है, जैसा वो फील करना चाहती थी वैसा वो पढ़ सकती थी। तो इस सेंस में क्या है, विमेन जो है, विमेन प्रिंट कल्चर की इस स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर बनती 19th सेंचुरी में। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर विमेन एज वेर मैनुअल टीचिंग्स, प्रॉपर बिहेवियर्स एंड हाउसकीपिंग। तो पेनी मैगजीन्स जो आती थी, पेनी मतलब वही सस्ती, ताकि क्या हो कि महिलाएं आसानी से अफोर्ड कर सके, और उन मैगजीन्स वगैरह को अफोर्ड करने के बाद क्या वो अपने पास रख सके आसानी से। और अधिकतर ऐसी कहानियां वगैरह होती थी कैसी, कि जो उनको प्रॉपर बिहेवियर सिखा रही हो, प्रॉपर हाउसकीपिंग के एटिकेट सिखा रही हो, ये सारी चीजें होती थी। समझ में आया? सम ऑफ द बेस्ट नोन नोवेलिस्ट वर विमेन, जेन ऑस्टिन, द बॉर्नेट सिस्टर, जॉर्ज एलियट। तो ये यहाँ पे वो भी बताया कि कोई जो कुछ बेस्ट नोन विमेन नॉवेलिस्ट थी जिन्होंने उस समय पे बहुत ज्यादा लिखा, वो कौन कौन थी? तो जेन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर्स, उसके बाद में जॉर्ज एलियट। आप हो सकता है आपने भी इंग्लिश में नॉवेल्स में या फिर कुछ चैप्टर्स जो हो तो इनके पढ़े हो। तो अब इनकी जो राइटिंग्स होती तो देखो, अल्टीमेटली हर टाइम पीरियड में हर सेक्शन जो रहा, जो रीडिंग ग्रुप में रहा हो चाहे राइटर्स के ग्रुप में रहा हो, जब महिलाएं पढ़ती थी तो वो पढ़ना पसंद करती थी जिसमें उन्हें सशक्त दिखाया जाता हो, और जब वो लिखती थी तो वो एक्सप्रेस करती थी वो जो चाहती थी। जैसे देयर राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ विमेन, अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। इस तरह की इमेज के साथ में विमेन को प्रोजेक्ट किया जाता था, विमेन के द्वारा जब लिखा जाता था। तो 19th सेंचुरी में एक अगला सेक्शन देखो, एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि व्हाट वर द डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट रीडर्स इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो वो ये पूरी कहानी आप उसमें चिल्ड्रन का, विमेन का और वर्कर्स का एक साथ भी लिख सकते हो। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे वर्कर्स के केस में आया कि हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर्स वाज इन्फ्लुएंस्ड विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंट इन 19th सेंचुरी। तो वर्कर्स जो थे तो यूजुअली लिटरेसी रेट जो था कम होता था, लेकिन वर्कर्स भी पढ़ना लिखना चाहते थे, सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती थी, तो वहां पे लैंडिंग लाइब्रेरीज का कल्चर चल उठा। ठीक है, लैंडिंग लाइब्रेरीज had been in existence from the 17th century onwards। ठीक है, ये लैंडिंग लाइब्रेरीज क्या होती थी? तो लैंडिंग लाइब्रेरीज में एक तरह से वर्कर जा सकते थे, मतलब वो ये कि वहां पे एक मिनिमम फी पे करके वो वहीं बैठ के पढ़ सकते थे, किताबें लैंड कर सकते थे। ठीक है, तो इन द 19th century लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी जहां पे किताबें होती थी, जहां पे लोग जाके पढ़ सकते थे, तो 19th सेंचुरी में इन लाइब्रेरीज के थ्रू क्या है, लोगों को एजुकेट करने का, लिटरेट करने का जिम्मा उठाया गया, खास करके व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस, लोअर मिडिल क्लास पीपल। व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब क्या है? व्हाइट कॉलर वर्कर्स यानी कि जो ऐसे काम करते हैं जैसे क्लरिकल वर्क कर रहे हैं कहीं कुछ, ठीक है, तो उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या होता था, जैसे अलग अलग कॉलर वर्क, जैसे ब्लू कॉलर वर्क होता है, ब्लैक कॉलर वर्क मतलब क्या है कि जो कह सकते हैं इलीगल कामों में ब्लैक कॉलर वर्क वाले लोग हो गए। ठीक है, वैसे ही व्हाइट कॉलर मतलब क्या है? व्हाइट कॉलर मतलब जो क्लरिकल वर्क वगैरह थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, मतलब सोफिस्टिकेटेड काम, तो उन लोगों के एजुकेशन के लिए ये लैंडिंग लाइब्रेरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लाइब्रेरीज है ना, समटाइम सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ, और जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल थे, समय मिलता था तो वो खुद के लिए लिखते भी थे। अब देखो, हिस्ट्री विल मूव इन अ पैटर्न, जैसा यहाँ यूरोप में हो रहा है ना, वैसे ही आपको पार्ट मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो आगे चैप्टर का जो पार्ट है, तो उस पार्ट में आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा कि इंडिया में भी वर्कर्स वगैरह जो थे तो अपने बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी, वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड दे रिजॉर्टेड टू द रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर। ठीक है, दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। तो इस तरह से वर्कर्स जो है तो दे वर आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रिंट कल्चर। ठीक है, वर्कर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। समझ में आया? तो 19th सेंचुरी में सिर्फ यही नहीं कि नए रीडिंग सेक्शंस इमर्ज हो रहे थे, 19th सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंट जो है और एनहांस हो रहा था। ठीक है, प्रिंट और कैसे एनहांस हो रहा था, तो ये जो अगला टॉपिक है आपका फर्दर इनोवेशंस। तो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट अकर्ड इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 19th सेंचुरी। व्हाट वर दोस सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स? क्या सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हुए? तो बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होव ऑफ न्यूयॉर्क had perfected the power driven cylindrical press। ठीक है, रिचर्ड एम होव का जैसे यहाँ पे नाम आया, जिक्र आया, ध्यान रखिएगा, रिचर्ड एम होव ये है। और पहले क्या था, जैसे आप देखोगे तो 300 साल तक लगभग क्या है वो
मैकेनिकल हैंड प्रेस जो है, ठीक है, वो चलती रही है। लेकिन रिचर्ड एमहोव ने क्या किया, तो मिड 19th सेंचुरी आते आते 1850 आते आते रिचर्ड एमहोव ने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो थी उसको परफेक्ट कर लिया। तो अब जो सिलेंड्रिकल प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो होगी, वो प्रिंटिंग प्रेस अब क्या होगी, देखो शुरुआत में कुछ ऐसी दिखती थी अजीब सी टाइम मशीन टाइप से, लेकिन वो विद टाइम इंप्रूव हो रही है। तो आपको देखने को मिलता है कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो है वो रिचर्ड एमहोव ने डेवलप करी, ठीक है, और इसकी मदद से अब क्या है, प्रिंटिंग और फास्ट और स्मूथ हो गई। समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैसा आ जाएगा कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इन्वेंशंस व्हिच took place in print technology in the 19th century in Europe। तो 19th सेंचुरी यूरोप में क्या इन्वेंशंस हुए, तो आप एक रिचर्ड एमहोव के द्वारा पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप कर दिया गया, ये लिख सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड व्हिच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम, ठीक है। तो एक लंबे समय तक क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग चलती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको देखने को मिल रहा है क्या कि ऑफसेट प्रेस डेवलप कर दी गई है, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड which could print up to 6 colors at a time, 6 कलर एक समय में प्रिंट किए जा सकते थे। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सीलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस, अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस चलाई जा रही है जो कि क्या होगी, और फास्ट होगी और एफिशिएंट होगी। तो ये सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हुए जिससे प्रिंट टेक्नोलॉजी और एनहांस होती है। अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स वर फॉलोड, जैसे मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड। तो अब जैसे आप देखते हो आज पेपर अपने आप ऑटोमेटिकली जेरोक्स मशीन में जाता निकल के आता है, तो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर और इंप्रूव होता चले गया विद टाइम। Quality of plates became better. Automatic paper reel and photoelectric control of color register were introduced. तो ऑटोमेशन पे चले गए धीरे धीरे, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ पेपर जो है या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रिंट जो है वो निकल के आने लगा। क्लियर हो रहा है? इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली ये हुआ कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो वो विद टाइम क्या होते चले गई और इंप्रूव होते चले गई है और फास्ट होते चले गई और स्विफ्ट होते चले गई है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आ गई, ऑफसेट प्रेस आ गई जिसमें मल्टीपल कलर्स रहते हैं, ठीक है, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस आ गई। थैंक यू बोलो रिचर्ड एमहोव अंकल को, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, जैसे अगर आप देखेंगे ना तो यही रुके नहीं, और लोग प्रिंटर्स जो थे, प्रिंटर्स और पब्लिशर्स जो थे, तो दे कंटिन्यूअसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपने मतलब वही रहता है कि व्हाट इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, नहीं, स्काई भी लिमिट नहीं है, वो तो आप जितना इंप्रूवमेंट करना चाहो, ठीक है। सेम गोज विथ योर प्रिपरेशन, आप जितनी बेहतरीन तैयारी करना चाहोगे करते रहो, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक दिस कि हाँ आज मैं परफेक्ट हूं, वो परफेक्ट वाला दिन कभी नहीं आएगा। और उस परफेक्शन में आप क्या करते रहोगे, कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करते रहोगे, तो आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि यू विल बिकम मास्टर इन योर स्किल, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स जो थे तो वो अपना सामान बेचने के लिए क्या करते रहे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहे। 19th सेंचुरी में पीरियोडिकल्स सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, एक तरीका ये निकाला क्या कि नॉवेल्स जो है तो उनको क्या कर दिया गया कि सीरियल में निकाला गया, ठीक है। सीरियल में कैसे निकाला गया कि पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि पार्ट 3 के लिए क्या करे आदमी वेट करे बहुत तेजी से, है कि नहीं। तो उस तरह से 19th सेंचुरी पीरियोडिकल्स serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novel। तो नॉवल लिखने का एक नया तरीका इजाद हो गया। पब्लिशर्स ने ये राइटर्स के साथ मिलके गुटबाजी कर ली क्या कि अपन ऐसे सीरीज में निकालेंगे ताकि डिमांड बनी रहे, ठीक है। इन 1920s इन इंग्लैंड, जैसे हमारी बॉलीवुड में आपको क्या देखने को मिलता है, हाउसफुल 1 2 3 4, वो पता नहीं कितनी निकलेगी उस टाइप से। तो इन 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शिलिंग सीरीज। अब वो ये कि अफोर्डेबल रहना चाहिए ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, उसके चलते क्या है कि चीप शिलिंग सीरीज निकाली गई, जहां पे जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, सस्ती होती थी। अब शिलिंग सीरीज कहां रही है, इंग्लैंड में 1920s में। तो ऐसे ये भी ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप में कि शिलिंग सीरीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री, तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, तो इंग्लैंड ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर और क्या है, तो जैसे डस्ट कवर या फिर बुक जैकेट, ठीक है। तो प्रिंटर्स और पब्लिशर्स जो तो बहुत चालाक होते थे, जैसे आपको मैंने बताया क्या कि वो सीरियलाइज करके निकालना चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या और अच्छा लिखा है बुक को, अंदर पेपर क्वालिटी खराब दे देंगे, बुक के प्रोटेक्शन के उन्होंने इस तरह से डस्ट कवर वगैरह इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। या फिर जैसे आप बुक जैकेट कहोगे तो बुक जैकेट बनाना चालू कर दिए, ठीक है। तो द डस्ट कवर और बुक जैकेट इज ऑल्सो अ 20th सेंचुरी इनोवेशन। अब फिर इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे प्रिंटर्स पब्लिशर्स ने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे, एक दिमाग ये भी लगाया कि जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया ना 1920s का, तो 1920s 1929 टू बी मोर प्रिसाइज, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो वहां पे क्या होता है, पब्लिशर्स को ये डर था कहीं लोग बुक खरीदना कम ना कर दे, क्योंकि खाने के लाले पड़ रहे हैं तो बुक कहां से खरीदेंगे, तो वो डिमांड बने रहे, ठीक है, वो जो टू सस्टेन बाइंग कि लोग खरीदते रहे,
दे ब्रॉट आउट चीप पेपरबैक एडिशंस लाए, जिसकी कीमत कम कर दी कि हम तुम्हें सस्ती किताबें देंगे लेकिन खरीदते रहो, ठीक है। तो इस तरह से दीज वर दी फर्दर इनोवेशंस व्हिच टुक प्लेस इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है। ये फर्दर इनोवेशंस वाला टॉपिक ध्यान रखना है कि कैसे 19th-20th सेंचुरी में बुक सेलर्स ने, पब्लिशर्स ने टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता रहा, सो दैट द बुक्स एंड द रीडिंग पब्लिक सस्टेन्ड। समझ में आया? तो दीज वर दी ऑल चेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन यूरोप। समझ में आ गया? तो ये यहां तक हमने यूरोप वाली कहानी कंप्लीट करी है। अब आगे क्या है, अब इंडिया वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि चैप्टर बहुत बड़ा जब लगे तो उसको हिस्सों में तोड़ दिया करो। तो जैसे हमने एक में तो पूरी प्रिंट की जर्नी देखी, दूसरा ये वाला जो पार्ट देखा, तो इस पार्ट में मतलब बुक के इस पार्ट में हमने क्या क्या देख लिया, इस पार्ट में आपने पूरा यूरोप का कंटेक्स्ट समझ लिया। यूरोप का कंटेक्स्ट कैसे समझ लिया? तो यूरोप का कंटेक्स्ट आपने ऐसे समझा, देखो कैसे कि यूरोप जो है, तो यूरोप में आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं क्या होने लगता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, रिलीजियस डिबेट्स, फियर भी रहते लोगों को प्रिंट के अगेंस्ट में। मार्टिन लूथर वाला पूरा एग्जांपल, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाला। विद टाइम सब्सिक्वेंटली आपको क्या देखने को मिलता है कि एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया डेवलप होता है, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आना स्टार्ट होते हैं। ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंस वाला टॉपिक जो था, मैंने क्यों वाला टॉपिक जो था, तो वो प्रिंट एंड डिसेंट वाला, वो सारे भी बीच बीच में समझाता गया। प्रिंट को फिर आप जैसे देख रहे हैं तो क्या है, रेवोल्यूशन से एसोसिएट किया गया कि हाउ प्रिंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो वाला पार्ट पढ़ने के बाद जैसे एक कदम और आगे बढ़ते हो आप, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंट जो है, तो प्रिंट 19th सेंचुरी में आके क्या है कि नए नए सेक्शंस के को टच करने लगा, चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर्स, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्निक्स में, ठीक है, सेलिंग टेक्निक्स में, हर चीज में इनोवेशंस आते चले गए। वो फर्दर इनोवेशन वाले पार्ट में देखा हमने। क्लियर है? अब हम इंडिया की तरफ चलते हैं। क्या कि ये प्रिंट का इंडिया में कैसे मतलब जैसे आप देखोगे इंडिया में कैसे प्रिंट उत्पन्न हुआ, इंडिया में क्या इंपैक्ट रहा, वो पूरा कंटेक्स्ट हम क्या करेंगे आगे चैप्टर के आगे वाले पार्ट में समझते चलेंगे। तो आई होप आपको यहां तक चीजें कनेक्ट हुई है। अब इंडिया पे चलते हैं। वो वाला पार्ट जो है हमारा, तो वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फाइन, अभी के लिए पार्ट 2 को पूर्ण होती देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उमंग बैच जो है, ये उमंग बैच अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट हुआ है, जो कि 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है। फाइन, जिसमें हम लोग टर्म मतलब बोर्ड एग्जाम जो आपके, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई विल बी टेकिंग योर सोशल साइंस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5:45 to 6:45 क्लास रहती है। फाइन, तो इफ यू आर एट दैट पॉइंट की क्या करें सर समझ नहीं आ रहा है, डाउट आते हैं बहुत सारे, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ है, पार्ट 3 में हम मिलेंगे तो इंडिया वाला कंटेक्स्ट पूरा कवर करेंगे। क्लियर है? अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।